जैसा कि अभी हमने आपको एक सीईओ का एक एग्जांपल दिया कि वो एक सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस लॉन्च करना चाहता, तो उसमें उसके जितने भी पार्टिसिपेंट या मेंबर्स थे उन्होंने अलग अलग अपनी एक सिचुएशंस को सामने रखा और उसके बाद फाइनली डिसीजन ये हुआ कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो जो डिसीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि जो आपकी बिजनेस है वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये डिपेंड करता है उसके डिसीजन के ऊपर। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव्स के रूप में भी जानी जा सकती है। मैनेजमेंट जो होता है वो और भी बहुत सी चीज़ें जो ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें होते हैं उसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं और उन क्वेश्चंस को भी हैंडल करना होता है, जिसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है क्या हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि हमारी मार्केट कितनी कॉम्पिटिटिव, इसके बारे में सोचना पड़ता है। इसके बाद हम इसको प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और कौन कौन से ऐसे इनपुट्स हैं कि उसके क्या प्राइस होंगे, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से कंपोनेंट्स को हमें बाहर से परचेस करना चाहिए या अंदर से ही यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बहुत से सवाल उठते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा मिनिमम आउटपुट क्या होगा और किस तरह से हम उसको हैंडल करेंगे, किस तरह से उसको सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस उठती हैं। तो इसके बाद हम कहीं जाके एक प्रॉपर एक डिसीजन ले पाते हैं जब हम किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। और ये जितने भी डिसीजन होते हैं ये कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हमने उस बिजनेस में किसी तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया होता है। हमने क्या है कि एक ओरली डिसीजन लिया होता है और उस ओरली डिसीजन के हिसाब से ही हम सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स होती है मेनली क्या होती है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स के रूप में भी इसको रेफ़र किया जा सकता है। इसमें बहुत सी सिचुएशंस को हमने आपको बताया, हर चीज़ की डिमांड, कॉस्ट, आउटपुट, इनपुट, मतलब तमाम चीज़ें इसमें इवॉल्व होती हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से उसका जो कनेक्शन होता है वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही होता है, क्योंकि हमारा जितने भी रिसर्चेस होते हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स आती हैं, जो सारी चीज़ें हम आती हैं जिससे हम एक डिसीजन ले पाते हैं एक प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या है, तो वहीं से सारी चीज़ें हमें यू मिलती हैं। मेथड जो मिलते हैं वो सारे जितने भी होते हैं वहाँ से ही मिलते हैं, जिससे कि हम एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। इवन एक बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन के लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर अपने बिजनेस में यूज़ करती है, क्योंकि हमें क्या होता है कि हर जगह पे वो चाहे बिजनेस हो या एक नॉर्मल लाइफ हो, वो चाहे बिजनेस हो या एक नॉर्मल लाइफ हो या एक इंडिविजुअल हो, हर इंसान के बीच में चॉइस का तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिसोर्सेज के ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और ऑप्शंस आपके पास क्या हैं उसमें से हमें कुछ ही ऑप्शंस को चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात यहाँ पर जो बता दी गई वो यही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को इस तरह से देखा जा सकता है। अगर आप डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत सिंपली कहा गया है कि ये हमें क्या करना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज की जो कमी की कह सकते हैं क्या इंडस्ट्रीज़ में होती है, उसके हिसाब से हमें डिसीज़न को लेके चलना पड़ता है, उसको इन्वॉल्व करके ही हम किसी भी एक डिसीजन को लेते हैं, क्योंकि हर जगह पे ये डिसीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से लगभग आपने समझ ही लिया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या लगता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक अबाउट? इकोनॉमिक तो आप समझ गए हैं, इकोनॉमिक्स किस चीज़ से इवॉल्व होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आप समझ गए, जो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके बिजनेस के डिसीजन लेते जाते हैं और उसमें भी वो सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं जो एक बिजनेस में होती हैं। वहाँ पर भी हमें वही सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो एक इंडिविजुअल की लाइफ के साथ या एक होल कंट्री की जो सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वही बिजनेस में भी हमको वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो उसी से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर ये बात आ गई नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स में बहुत से आपके लोगों के साथ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा
और आप लोगों से भी कहते हैं अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती, नहीं चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम आपका उसको और अच्छे से आंसर दे सकें। अगर एक छोटा सा आंसर होगा तो उसी में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर एक लगेगा कि इसके लिए हमें पूरा वीडियो बनाना चाहिए तो हम एक पूरा वीडियो बनाकर आपको उसका जवाब देंगे। तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे और लोगों की हेल्प भी करेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पर हेल्प की ही मदद से, हेल्प की सोच से यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएं, जिससे कि आप लोगों को कहीं किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े, बहुत ज़्यादा रेगुलर ना होना पड़े। इससे बहुत सा समय भी बच सकता है आप लोगों का। तो आप लोग यहाँ से फिर बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो बिजनेस का नेचर होता है वो दो तरह की बिजनेस हमेशा चलाता है। नेचर जो होता है वो दो तरह की बिजनेस का होता है, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी होगा 10th 11th में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th 12th में आप लोगों ने समझा होगा। अब यहाँ पर हम अगर सिंपल में समझाना चाहें तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये उस इकोनॉमिक्स की बात करता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात की जा रही होती है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस, हमारे पास ऑप्शंस और हमारे पास दूसरे स्कैर्सिटी, ये सारी चीज़ें एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, ये होल कंट्री। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक इंसान के साथ नहीं बल्कि कंट्री के साथ भी वो वही हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ना कि एक इंसान के साथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर थी, और इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी हमने बता दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो हमने आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मतलब एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेस, स्कैर्सिटी, चॉइस, इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, एक आदमी के बारे में बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। होल कंट्री के बारे में बात की जा रही होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों के ऊपर या इन पॉइंट्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। हम प्रोडक्ट के प्राइसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, मतलब उसका नेचर ऑफ, कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट वहाँ का क्या है। फूड प्राइसिंग क्या है, किसी चीज़ फैक्टर्स प्राइसिंग, मतलब फैक्टर्स प्राइसिंग, किसी चीज़ के प्राइस क्या है वहाँ पर उस समय। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वहाँ की, जो कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स जो लोग हैं, कुछ पीपल्स जो होते हैं उनके एक्चुअल वहाँ पर उनकी किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ किस जगह पर है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों ये कहा गया है, क्योंकि आप जैसे देखते हो कि हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं और हमारे यहाँ पर तीनों मौसम रहते हैं लेकिन नॉर्मल रहते हैं। तो हर एक सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं। हमारा खाने का सिस्टम अलग हो जाता है, ठंड में कुछ अलग खाते हैं, गर्मियों में कुछ अलग खाते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि उस चीज़ से रिलेटेड हमारे पास प्राइस हैं, उसको प्राइसिंग अगर उतनी इनकम हो रही तो भी हम खा पाएंगे। हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ की देखेंगे, पता चला कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो हमारे कंडीशन या हमारे हालात के हिसाब से हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती। बिहेवियर ऑफ फर्म्स होता है, फर्म्स किस तरह की हैं, लोकेशन, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर से कोई चीज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जिसके बाद हम ही इस चीज़ को यहाँ पर आउटपुट हमारा निकल सकता है और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन अगर फैक्टर्स के हिसाब से समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। लोकेशन है, बिहेवियर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जैसे हमने बताया कि किसी एक के बारे में नहीं बल्कि होल नेशंस के बारे में बात की जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम होल नेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो सिचुएशंस होती हैं वो सारे देश के लिए होती हैं, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, जनरल प्राइस किसी भी चीज़ के क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कितना है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या है, ओवरऑल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है,
ठीक है, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ठीक है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किस तरह से है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से है, ये सारी चीज़ें जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बात किसके लिए की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा हो, या टारगेट किसको कर रहा है, पूरे नेशन को कर रहा है, पूरे देश को कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप हर एक चीज़ प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल के कंज्यूमर बिहेवियर, तो इंडिविजुअल फैक्टर प्राइसिंग के इंडिविजुअल के बारे में, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल के बारे में ना बात करके होल नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जब आप बिजनेस करते हो, वो डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के बाद ही बहुत से इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले होते हैं एक बिज़नेस को करने में। उसमें बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सी कंडीशंस आती हैं, ठीक है, उनको हमको टैकल करना, हैंडल करना होती है। उस कंडीशन के हिसाब से हमें अपने बिजनेस को आगे ले जाना होता है। तो यही एक बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको समझ में आ गया। इसमें कहीं पर ये एक नॉर्मली थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आप अपने एंड से समझने की कोशिश करिएगा, रीड करिएगा, कहीं प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन करिएगा और कमेंट्स करिएगा आप लोग भी, जिससे कि आप लोगों को भी इसमें हम रिप्लाई कर सकें।